निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम आज क्लास 9th में पढ़े हुए सारी बातों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या क्या हमने वहां पे पढ़ा उसका सारांश एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा। उसके बाद अपना क्लास 10वां में जो टॉपिक है आगे का उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो क्लास 9th में पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लास 9th में पढ़े हुए सारी बातों से क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, समझे? इसीलिए उसको पढ़ना रिवीजन करना बेहद जरूरी है। निर्देशांक ज्यामिति 7वां अध्याय है ना, निर्देशांक ज्यामिति, अंग्रेजी में से बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसको मैं दो भागों में भी बांट रहा हूं फिलहाल, ठीक है। पहला भाग हम करेंगे क्या कि क्लास 9th में हमने जो पढ़ा उसका करूंगा अभी रिवीजन। उसके बाद तब आऊंगा हम क्लास 10th की तरफ, ठीक है। क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10वीं में हम लोग इसमें क्या क्या जानने वाले बताइए। इसमें हम पढ़ेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर जो 9 में हमने पढ़ा, उसके आधार पर दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु के बीच क्या दूरी होगा, बात समझ मानिए। दो बिंदु के बीच क्या दूरी होगा वो दूरी निकालना जानेंगे हम यहां से, बात समझे। वो बिंदु होगा किसी तल में स्थित दो बिंदु, किसी तल में स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग इसमें एक काम करने वाले हैं। सबसे पहले कि दूरी के बारे में जानने वाले हैं, दूरी कैसे निकाला जाता है, समझे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है ये जानेंगे हम लोग। एक सूत्र बनाएंगे, दूरी सूत्र, उस दूरी सूत्र के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हम इसमें ये करने वाले हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक तल में अगर 3 बिंदु दे दिया जाए, एक तल में 3 बिंदु जो संरेखी ना हो, असंरेख हो, तो उससे बनता है त्रिभुज। उसे क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो हम इसमें पढ़ने वाले क्या है, यानी कि एक समतल में स्थित 3 बिंदु को मिलाने पे त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तुमको इसमें कौन बड़ी बात है, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हम लोग सर सिंपल क्षेत्रमिति में भी तो निकालना सीखे हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हिरोन सूत्र जाने हैं, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई वाला सूत्र जाने हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज का अलग फॉर्मूला जानने हैं। ये सब तुम जाने के। इसमें नया कैसा होने वाला है, टॉपिक अगला है निर्देशांक ज्यामिति। एक तल में 3 निर्देशांक दिया जाएगा, 3 बिंदु दिया जाएगा, निर्देशांक बिंदु। उस निर्देशांक बिंदु को मिलाकर के त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दिया जाएगा। मैं सब के बारे में विस्तार से आगे पढ़ाने वाला हूं। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें हम करने वाले क्या क्या हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि तुम्हें ये दिमाग बना रहे कि मैं आखिरकार आगे करने वाला क्या हूं। उसके बाद तीसरी बात हम इसमें ये करने वाले हैं क्या कि किसी समतल में स्थित दो बिंदु है, और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु कहीं न कहीं होगा। मान लीजिए ये 2 बिंदु है, अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखा है यहां पर भी कहीं न कहीं बिंदु होगा। अगर मान लीजिए इसका भी निर्देशांक दे दिया जाए तो कह देगा कि बताइए किस अनुपात में बट गया, किस अनुपात में ये बट गया। यानी कि निर्देशांक तल में स्थित 2 बिंदुओं के बीच जो एक रेखा होगा, उस रेखा को अलग अलग अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा, या अलग अलग अनुपात किस अनुपात में बांटेगा, ये सब बात पूछेगा, समझे। यानी कहने का मतलब क्या, एक तरह के विभाजन की बात करेंगे हम इसमें, यानी विभाजन सूत्र। किसकी बात करेंगे हम लोग? विभाजन सूत्र। यानी कि मुख्य रूप से हमारा 3 टॉपिक पर ही चर्चा इसमें होने वाला है क्लास 10वीं में, ठीक है। तो पहले हम 9 में जो पढ़े हैं उसका एक बार कर लेते हैं।
रिवीजन। तो देखिएगा, तुम्हें याद होगा कि किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हमें दो निर्देशांक अक्षों की जरूरी पड़ता है। किसी समतल में स्थित बिंदु बताने के लिए, मान लीजिए बिंदु, इसकी स्थिति बताना, तो इसकी स्थिति बताने के लिए हमें दो अक्षों की जरूरी पड़ता है। उसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। क्या बोलते हैं हम लोग? निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। देखिए, इस तरह से तुम लोगों को ध्यान होगा कि दो अक्ष होता है अपने पास, एक एक्स अक्ष, दूसरा, याद आया, एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा क्या होता है? वाई अक्ष। थोड़ा बहुत तेरबा कुछ हो जाए तो इस पर ध्यान मत देना। ये मान लीजिए ये बिंदु है और यहां पर जीरो शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ये जीरो से। ये जीरो जीरो मूल बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं? चला, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इस अक्ष का नाम क्या है? इस अक्ष का नाम क्या है? एक्स अक्ष। इसका नाम है एक्स अक्ष। एक और नाम है इसका, एक्स निर्देशांक। क्या नाम है इसका? हाँ, क्या बोल रहा है? एक्स निर्देशांक। ठीक, या एक और नाम बोल दो, भुज। क्या बोल दो एक और नाम? भुज। ये पूरा अक्ष कैसा है? एक्स अक्ष। तो उधर एक्स बड़ा लेते, इधर एक्स डैश ले लेते, क्योंकि इधर के सभी मान प्लस में होता है, यानी धनात्मक होता है, इधर का सभी मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, और इस अक्ष का क्या नाम है? वाई अक्ष। इसका नाम है वाई अक्ष, या फिर वाई निर्देशांक बोलेंगे, या फिर कोटि। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या इसका नाम है? और कोटि बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? कोटि बोलेंगे। याद आ रहा होगा? नहीं, मगर तुमको ध्यान है तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। जब हम दो अक्षों को इस तरह से खींचते हैं, ये वाई बच इधर दे दो वाई। जब हम दो अक्षों को खींचते हैं तो एक बिंदु पर लंबवत हो जाता है। एक बिंदु पर क्या हो जाता है? लंबवत। यानी कहने का मतलब यहां पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहां 90, यहां 90, यहां 90, यहां भी 90, चारों जगह 90। तो जब हमने इस तरह से दो अक्ष खींचा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक तल चार भागों में बट रहा है। एक तल कितने भागों में बट रहा है? चार भागों में बट जा रहा है। तुम्हें ध्यान होगा हर एक तल का अलग अलग नाम है कि नहीं ना? इस तल का क्या नाम है? इस तल का नाम क्या है बताइए, याद कीजिए। प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक, प्रथम चतुर्थांश, या फिर इसका एक और नाम है, अंग्रेजी में बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर एक और नाम इसका प्रथम पाद। प्रथम पाद, याद आया? तीस चतुर्थांश का नाम क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। ये जो घर है ये पूरा चौथा हिस्सा है पूरे का। ये भी पूरे का क्या है? चौथा हिस्सा। ये भी और ये भी पूरे का चौथा हिस्सा। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलोगे आप? हाँ, दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, या फिर द्वितीय पाद। बस इतना ही ध्यान। इसको क्या बोलोगे? हाँ, तृतीय चतुर्थांश, या फिर तृतीय पाद, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। इधर वाले को क्या बोलोगे आप? चतुर्थ या चौथा चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। बात क्लियर है सबको? ये समझ में आया नाम? ये सब नाम पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, अब देखना बात, इस अक्ष पे दिखाते हैं एक्स निर्देशांक को, एक्स के मान को। इस पर वाई वाला जो प्लस में होगा, इधर माइनस वाला, इधर माइनस वाला। बाईं ओर माइनस, नीचे माइनस, बाईं ओर माइनस, नीचे माइनस, दाईं ओर प्लस, ऊपर प्लस, दाईं ओर प्लस, ऊपर प्लस। ठीक है? कोई दिक्कत?
चलिए अब हम बात करते हैं चिन्ह के बारे में। ध्यान दीजिएगा चिन्ह को। अभी जस्ट मैंने बोला इस पर कौन सा मान जाता है, धनात्मक मान जाता है, प्लस वाला मान जाता है। इस पे प्लस वाला जाता है, इधर वाला भी क्या जाता है, प्लस में जाता है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा वो प्लस प्लस होगा। बात समझे? प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा वो धनात्मक बिंदु आएगा। एक्स निर्देशांक भी धनात्मक, वाई निर्देशांक भी धनात्मक, दोनों धनात्मक होना चाहिए। आइए इधर द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। तो बताइए दूसरे चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस प्लस। यानी किसी निर्देशांक का चिन्ह माइनस में हो और प्लस में हो तो उसको हम किस में डालेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में डालेंगे। ठीक है, तृतीय में आइए, ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस है, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में होगा माइनस माइनस का चिन्ह। जो निर्देशांक माइनस माइनस में होगा दोनों मान, वो इसमें आएगा। चौथे चतुर्थांश में ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। यानी हमेशा एक्स वाला पहले वाई वाला बाद में, एक्स वाला पहले लिखते हैं वाई वाला बाद में, एक्स वाला पहले वाई वाला बाद में। ठीक है, ये हमेशा एक्स वाई लिखा जाता है इस तरह से निर्देशांक बिंदु। चिन्ह के बारे में कोई दिक्कत है? ये प्लस प्लस है, इसके कोना कोन इधर माइनस माइनस, सेम चिन्ह, सेम चिन्ह। पहला चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश, यानी कि ये वन और ये थर्ड है ना, यानी पहला और तीसरा ये दोनों विषम दिखाता है, दिखाता है कि नहीं दिखाता? ये दोनों क्या दिखाता है, विषम। और जब भी विषम चतुर्थांश दिखेगा तो तुम लोग हमेशा समझना समान चिन्ह वाला होगा। ठीक है, और सम चतुर्थांश दिखाएगा, जैसे दूसरा है चौथा है, ये हम समझेंगे वहां पर अलग अलग चिन्ह वाला होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब मान लीजिए कि कोई बिंदु दिखाना है हमको। ठीक है, मान लीजिए अगर तुमसे ये कहा दिया जाए बताइए 5 और 8, क्वेश्चन सीधे से पूछता है, बताइए 5 और 8 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो ये हम कैसे जानेंगे, दोनों को चिन्ह देखेंगे, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, इसके आगे कौन सा चिन्ह, दोनों प्लस प्लस है। तो भाई प्लस प्लस तुम्हें पता है प्रथम चतुर्थांश में होता है, इसका मतलब ये बिंदु किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, समझे? ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछा जाता है, चाहे 9 में हो चाहे 10 में। उसी तरह से तुमसे पूछ लिया जाए कि बताइए -5 8 किस चतुर्थांश में होगा, भाई बताओ किसमें होगा। तो हम देखेंगे कि भाई माइनस वाला इसमें होता है और प्लस वाला ऊपर होता है, माइनस प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश में जाएगा। ये -5 8 कहां बैठाना है ये भी हमने सीखा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बिंदु किसमें जाएगा, ये किस चतुर्थांश में जाएगा। समझ में आया, ये बिंदु किसमें जाएगा आपको, हाँ द्वितीय चतुर्थांश में। अगर मान लो उल्टा दे दिया जाए 6 माइनस का 7, बताइए किस चतुर्थांश में होगा, आपको किसमें जाएगा। हाँ तो आपको चिन्ह देखना, ये पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, यानी चौथे चतुर्थांश में होगा। समझ में आ गया बात। अगर ये दोनों माइनस में हो तो, ये दोनों माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश में। इसको इस तरह से नजर में बसा लेंगे, समझा, इसको इस तरह से नजरों में बसा लेंगे कि आंख बंद करें तो इसका चेहरा नजर आना चाहिए। बात समझे? हाँ एकदम इमेजिनेशन पावर तुम्हारा ऐसा हो, ये तुम्हारा आंख बंद करते ये सब चीज तुम्हें दिखना चाहिए कि ये किसमें है, ये किसमें है, किसमें किसमें। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें अभी ही काम नहीं आएगा, नवमा में तो काम आया ही था, 10वां में भी काम आएगा, फिर 11वीं में जाओगे वहां काम आएगा, 12वीं में जाओगे वहां काम आएगा। तो भाई हर जगह काम आने वाला। एक बार खोपड़ी में चला गया ना तो कभी समस्या ये नहीं देगा, हमेशा मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। तो बिंदु तुमने दिखाना, मतलब कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया है? हम लोग इससे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो पढ़े 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी हम लोग ग्राफ की चर्चा किए थे, इस तरह की चीजें वहां पर बताए होंगे, किस बिंदु को कैसे दिखाया जाता है ग्राफ पे, जानते थे ना, ये सब हम लोग सीख चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से रिपीट हो रहा है।
ठीक है, आइए समझिए फिर से। अच्छा बोले इसका नाम क्या है? एक्स निर्देशांक। इसका नाम क्या है? हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसमें बताइए एक्स निर्देशांक कौन है, वाई निर्देशांक कौन है, एक्स निर्देशांक कौन है, वाई निर्देशांक कौन है, -7। बताइए इसमें भुज का मान कौन है, भुज का मान, कोटि का मान, भुज का मान, कोटि का मान -7। ये सब ऑब्जेक्टिव एक नंबर हम देता है। बताओ इसमें कोई दम है क्या? हा? यही सरल गलत पतल चीज पूछता है एग्जाम। तो अभी ध्यान दोगे तो एक नंबर क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए, ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अगर मान लो हम एक बिंदु को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट को हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 5, 8 हम दिखाना चाह रहे हैं, या फिर छोटा ले लेता हूं, छोटा ले लेता हूं ताकि यहाँ पे आसानी से दिखा सकें। ठीक है, तुम्हें पता है इसमें कौन सा चिन्ह होगा? प्लस, प्लस होगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर x का मान 3 है, यहां पर मान लीजिए x का मान 4 है। ठीक है, और x का मान 3, बिंदु दे दिया जाए 3 और 4 को दर्शाइए, तो कैसे दर्शाओगे? तुम्हें पता है x का मान यहां पर 3 ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से रेखा ऊपर जाएगा ना, इस तरह से ऊपर जाएगा, और 4 बड़ा रेखा इधर आएगा, और ये दोनों जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का नाम क्या होगा? उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 3 और 3, 4। क्या बोलेंगे हम? 3, 4। ये हो गया निर्देशांक बिंदु, ये हो गया निर्देशांक। ठीक है, और बिंदु को दिखाने के लिए अंग्रेजी का कोई भी अक्षर ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, बी, सी, कुछ भी ले सकता है। तो ये हो गया 3, 4। ध्यान समझना बात को। ये जो 3 है, ये 3 इकाई, ये 3 इकाई कहां से दूरी है? ये 3 इकाई कहां से दूरी है? ये बताइए से, मूल बिंदु से। और ये मूल बिंदु बोले तो किसके लिए भी ले रहा हूं मैं? ये वाई अक्ष के लिए। ध्यान समझना, ये 3 इकाई किस अक्ष से दूरी दिखाता है? बताइए जल्दी से। ये 3 इकाई वाई अक्ष से दूरी दिखाता है। ये 3 इकाई किस अक्ष से दूरी दिखाता है? हाँ, और ये 4, ये 4 जो है किस अक्ष से दूरी दिखा रहा है? एक्स अक्ष से। यानी कि एक्स अक्ष से दूरी कितना है? 4। वाई अक्ष से दूरी कितना है? 3। याद आया? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 3, 4 में एक्स अक्ष से दूरी कितना है? 4। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी कितना है? ये 4। और इसमें वाई अक्ष से दूरी कितना है? 3। ये ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत बार पूछा गया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन दे दे तुमसे कि -5 और 6, बताइए एक्स अक्ष से दूरी कितना है, वाई अक्ष से दूरी कितना है? -5, -5। माइनस चिन्ह सिर्फ ये दिखाता है कि किधर स्थित है, दूरी तो हम प्लस में ही बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से तुमने बिंदु दिखाना समझ में आ गया। अगर मान लो कोई बिंदु में एक अक्ष 0 दिया जाए, मान लीजिए 0 और 6 दिखाना है, तो बताइए किस अक्ष पे जाएगा? ये 0, 6 किस अक्ष पे जाएगा? बताइए। ये 0, 6, देखो x का मान 0 है और y का मान 6, y का मान धनात्मक 6 यहां पर कहीं कहीं होगा, इस अक्ष पर होगा, मान लीजिए यहां पर। इसका मतलब ये बिंदु किस पे बैठेगा? y अक्ष पर। जब x निर्देशांक 0 हो वो y अक्ष पे जाएगा। इसका उल्टा, जब y निर्देशांक 0 हो तो वो x अक्ष पे जाएगा। समझे? ये किस अक्ष पे जाएगा? y अक्ष पर। और ये किस पे जाएगा? उल्टे बोल रहा है। ये किस पे जाएगा? y अक्ष पर, ये x अक्ष पर। क्लियर है बात? इसको लिखना भी चाहेगा क्या? कहूं ऊपर नाम चौरा के लिख लिया। मान लीजिए कि कोई बिंदु है, वो मान लीजिए 3, 0 दिया गया। अगर मैं इसको बोलूंगा अरे दर्शाओ इसको, इस पर कैसे दर्शाओगे आप? बताइए। x का मान 3 और y का मान 0। x का मान 3 है ना यहाँ पर, और y का मान 0 है। सिर्फ यही बिंदु है और कुछ नहीं है। तो बताइए ये कहां जाएगा? इस बिंदु पर होगा। जब इसका रेखा खींचोगे तो कैसे खींचोगे? सीधे। कैसे खींचोगे? जिस तरह सीधे खींचा है नहीं? बताइए खींचा हुआ कि नहीं खींचा हुआ? तो बताइए ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है आपस में? समानांतर। क्या आपस में? समानांतर है। बात समझे कि नहीं?
जब एक्स निर्देशांक कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, वाई जीरो हो, वाई जब जीरो होगा तो ये वाई अक्ष के समानांतर होगा। समझो बात को। क्वेश्चन पूछे कि ये 3 जीरो किस अक्ष के समानांतर होगा, ये बताइए, ये बिंदु किस अक्ष के समानांतर होगा? वाई अक्ष के समानांतर होगा, क्योंकि वाई जीरो है। ठीक है, इसी का उल्टा कर दे, 0 3, तो एक्स जीरो तो एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स जीरो तो किस अक्ष के समानांतर होगा? एक्स अक्ष के समानांतर होगा। कोई दिक्कत? और y वाला जीरो हो तो y अक्ष के समानांतर होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग 9th के लगभग सारी बातों को हमने क्या कर लिया, एक छोटी सी क्लास में रिपीट कर लिया। ठीक है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। तो मिटा दीजिए अब। चलिए सुनिए, अब ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए अपने पास एक्स अक्ष और ये कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष अपने पास ही, और यहां पर पता ही मूल बिंदु होगा। हा? मूल बिंदु को ओ से दिखाते हैं, दर्शाते हैं ज्यादातर, ओ फॉर ओरिजिन पॉइंट। मान लीजिए अपने पास एक बिंदु है 3 7, इधर मान लीजिए ये माइनस में और ये प्लस में, छुआ ले लीजिए, हटाइए। इधर ले लीजिए, मान लीजिए कि ये बिंदु है, ये भी माइनस में, ये भी। इधर ले लेते हैं -3 -5, और इधर मान लीजिए अपना ले लेते हैं एक्स का मान प्लस में, इधर में माइनस में ले लेता हूं 6। ठीक है, ये सभी बिंदु मैंने यहां पर अनुमान के तहत दिखा दिया। ऐसे इस बिंदु को यहां दिखा दो, इस बिंदु को यहां दिखा दो, इस बिंदु को कहीं दिखा दो, यहां पर मानो दिखा देता हूं, और इस बिंदु को यहां दिखाता हूं। इसको जब ग्राफ में दिखाओगे तो प्रॉपरली अच्छे से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे बना रहा हूं, देखो। अगर तुम इस बिंदु को मिलाओगे सबको, तो क्या आकृति बनता दिखेगा कोई भी? बताओ जरा सा। अगर मैं इन सारे बिंदुओं को मिला दूं आपस में, तो क्या किसी तरह की कोई आकृति बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। यानी कि निर्देशांक बिंदुओं को आपस में मिलाने पर कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति हमें बनता दिखता है, कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति बनता दिखता है। और जब ज्यामितीय आकृति बनता है तो क्लियर है, ज्यामितीय आकृति के लिए हमें बहुत कुछ जरूरी पड़ सकता है। हो सकता है कह दे इसका, बताइए ये बिंदु और ये बिंदु के बीच कितना दूरी है, या फिर ये बिंदु कितना बीच की दूरी है, ये बिंदु कितना दूरी है, बात समझे? यानी कि एक तरह की चतुर्भुज बनता दिख रहा है तुम्हें। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के भुजा भी तो पूछ सकता है हमसे कि बताइए इसका भुजा कितना होगा, पूछ सकता है ना। इसमें क्या पूछ सकता है हमसे? भुजा बताइए कितना होगा, विकर्ण कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। या फिर कहेगा कि इसका इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, ये पूछ सकता है हमसे। पूछ सकता है कि परिमाप बताइए कितना होगा। यानी कहने का मतलब इस आकृति से हमें कौन कौन चीज पूछेगा? भुजा पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है, फिर परिमाप पूछ सकता है, फिर क्षेत्रफल पूछ सकता है। यानी ये 3-4 चीजें इनसे पूछा जा सकता है। यही चीज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th में, बात समझे? यही चीज हम सीखने वाले हैं। तो जब हमने चारों बिंदुओं को मिलाया तो एक तरफ ज्यामितीय आकृति बना। क्या बना? ज्यामितीय आकृति बना। और ज्यामितीय आकृतियों में हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है वो बात अभी हमने बता दिया। अब हमें करना क्या है? इस ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन कैसे करेंगे भाई? कोई तो तरीका होगा ना इसको हल करने का, इसको ज्ञात करने का। तो हम बात कर रहे हैं क्या? तो जो ज्यामितीय आकृति बना, ज्यामितीय आकृति बना, ये ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करने के लिए हमें लेना पड़ेगा सहारा बीजगणित का। इस ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? बीजगणित का सहारा लेना पड़ेगा। अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से, बीजगणित जानते हैं ना? बीजगणित, बीजगणित के सूत्र की जरूरी पड़ेगा, समझा? यानी बीजगणित में जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी के माध्यम से हम लोग इस तरह के चतुर्भुज का क्या निकालने वाले हैं? क्षेत्रफल निकालने वाले, परिमाप निकालने वाले, चाहे भुजा माप निकालने वाले हैं। चतुर्भुज बना, हो सकता है पंचभुज भी बन जाए, षष्ठभुज बन जाए, जो भी बने, लेकिन हमारा ज्यादातर चतुर्भुज जाएगा, अन्यथा त्रिभुज।
नहीं तो त्रिभुज। अगर मान लिया जाए ये बिंदु रहे ही ना, तो अगर मान लो ये तीन बिंदु को आपस में मिलाओगे तो बताइए क्या बनेगा। ये तीन बिंदु को अगर आपस में मिला दोगे तो भाई बताओ क्या मिलेगा, क्या बनेगा। क्या ये त्रिभुज बनता दिख रहा है? इस त्रिभुज का हमें जरूरी पड़ सकता है। बताइए त्रिभुज के भुजा का माप क्या होगा, त्रिभुज के परिमाप पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो ये सभी चीजें हमसे पूछेगा। तो जब पूछा जाएगा हमसे तो इसका मतलब इस यहां से क्लियर हो जा रहा है कि हमको करना पड़ेगा ज्यामितीय आकृतियों का अच्छे से अध्ययन, और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा बीजगणित का सहारा। और निर्देशांक ज्यामिति यही बात आपको बताता है कि आप इस बिंदु को मिला करके ज्यामिति के सहारे ज्यामितिक आकृति का जो परिमाप है, क्षेत्रफल है या भुजा है या ज्यामितिक अध्ययन कुछ भी आप करोगे आकृति का, तो उसका माप कैसे आप बताओगे। तो उसके लिए आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा भाई? बीज गणित का सहारा लेना पड़ेगा, अलजेब्रा के सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे हम सब बात करेंगे आगे, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो क्या बोलोगे निर्देशांक ज्यामिति क्या है? किसी तल में स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले ज्यामितीय आकृतियों को अध्ययन करने के लिए हमें बीज गणित का सहारा लेना पड़ता है। इसी को क्या कहा गया? निर्देशांक ज्यामिति कहा गया। यानी कि कहने का मतलब निर्देशांक ज्यामिति क्या है? ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करने के लिए बीज गणित एक टूल्स का काम करता है, औजार का काम करता है। औजार जानते हो ना, औजार का काम करता है। जैसे मशीन को खोलने के लिए रिंच चाहिए, पेचकस, पिलास वगैरह चाहिए, सेम उसी तरह से इन चीजों को अध्ययन करने के लिए हमको क्या चाहिए? टूल्स, बीज गणित चाहिए। बात समझे? क्या चाहिए हमें? बीज गणित का सहारा चाहिए। कोई दिक्कत? तो इस तरह का आकृति का अध्ययन हम लोग करेंगे, इसमें करेंगे यहां पर, ठीक। अब बढ़ते हम लोग दूरी सूत्र की तरफ, दूरी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हम लोग? दूरी की तरफ। दूरी सूत्र जो हम लोगों का क्लास 10th का पहला टॉपिक है। क्या है? दूरी सूत्र, ठीक है। चलिए समझते अच्छे से इस बात को, ध्यान से देखना सभी। दूरी सूत्र तो बाद में समझाऊंगा, मैं पहले ऐसे तुमको कुछ बातें समझाता हूं, ध्यान सुनना खाली। मान लीजिए एक शहर है डी, शहर का नाम क्या है? डी, ठीक है। वो शहर जो है ना, ध्यान सुनो, वो शहर इस बिंदु से मान लीजिए कि 13 किलोमीटर पूरब है, सॉरी 13 नहीं, 12 ले लो। इससे कितना दूरी पर है? ये 12 किलोमीटर दूरी पर है। यहां से 12 किलोमीटर दूर पूरब है और 5 किलोमीटर मान लो उत्तर की तरफ। 5 किलोमीटर किधर है? उत्तर की तरफ। ध्यान समझना, एक शहर बी शहर ए से 12 किलोमीटर पूरब, 12 किलोमीटर पूर्व और उत्तर की तरफ कितना? 5 किलोमीटर। एक शहर जब आप जाओगे तो 12 किलोमीटर पूरब जाओ और फिर 5 किलोमीटर उत्तर जाओ तो आप पहुंच जाओगे शहर बी पर। कहां पहुंच जाओगे? शहर बी पर पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो हो सकता है जरूरी पड़ेगा तुम्हें कि शहर ए से शहर बी का शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा भाई बता दो। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा? तुम कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, सिंपल तो बात है। इसको आप मिलाइए, यहां से मिलाइएगा तो यहां पर बनेगा आपका समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा आपका? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा समकोण त्रिभुज बनेगा, हमारे प्यारे पाइथागोरस चाचा का प्रमेय है कि नहीं है? पाइथागोरस चाचा जी का प्रमेय लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यही नहीं कहोगे? बिल्कुल सही बात, वही होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आराम से बता दोगे कि सर ये 5 है 12 है, क्लियर ही 13 ही होगा। ट्रिपलेट भी याद करवा चुका हूं मैं बहुत बार, 5 12 13, ठीक है। सुना ध्यान से। अगर मान लिया जाए ये बिंदु के रूप में कैसे दिखाओगे इसको, ग्राफ पर बिंदु के रूप में कैसे दिखाएंगे? मान लो कि यहां से दिखा दिए, ये ले लो, ये मान लीजिए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, ये सुना ध्यान से। ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। और ये कहां पर है? ये 12 पर। यहां से यहां दूरी कितना है? 12। तो बताइए इसका निर्देशांक कितना होगा? एक्स का मान 12
और y का मान 0। और इसका निर्देशांक बताइए कितना होगा। x का मान, अरे x का मान क्या है, यहां से यहां गया ना, यहां से यहां गया, तो बताइए यहां से यहां गया तो x का मान क्या हो गया, x का मान 5 और y का मान 0। यहां से यहां देखो, यहां से यहां पर 5 होगा, ये बिंदु कितना जाएगा, ये यहां से आप 5, ये 5 के सामने सामने जितना ये उतना यहां पर, इसको मिलाओगे तो यहां पर जाएगा ग्राफ पर। तो यहां से दिख रहा है ये 5 जीरो और ये 12 जीरो, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, ये इसका प्रमेय लगाना है हमें, पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो तुमने देखा कि किस तरह से इस बिंदु का दूरी निकालने, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी और बात बताऊंगा। ये ले लीजिए एक्स अक्ष और ये ले लीजिए, ये एक्स अक्ष हो गया एक्स डैश, और ये वाई और ये वाई डैश, ये ले लो मूल बिंदु ओ, ठीक है, मूल बिंदु। और यहां पर ले लीजिए, मान लीजिए ये 6 है, और यहां पर मान लीजिए मैं दिखा देता हूं ये 8 है। तो बताइए यहां पर निर्देशांक क्या दिखाओगे, एक्स का मान, ये सुनो, एक्स का मान 0, वाई का मान 6, और यहां पर एक्स का मान 8 है, वाई का मान 0, ठीक है। एक और लेता हूं, यहां पर मान लीजिए, यहां पर ले लेता हूं और यहां पर ले लेता हूं, इसको भी मिला दो, मिला दिए। मान लीजिए ये बिंदु है 7, ये बिंदु कितना पर है, 7 पर, एक्स वाई का मान 0, और ये बिंदु मान लीजिए ये है 5 पर और ये 0 पर, ठीक है, 5 पर 0 पर, ध्यान समझना। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो कुछ भी, सी डी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ चला यहां से यहां की दूरी क्या होगा, ए से बी की दूरी क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। ये 5 पर, यहां से यहां कितना पर है, 5 पर, और यहां से यहां कितना पर है, 8 पर। तुम कहोगे सर 8 में से 5 हटा दीजिए, जो बचेगा यही होगा, कितना होगा ये 3 इकाई। तो क्या बोलोगे आप, ये कितना इकाई होगा, 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना इकाई हो गया, 3 इकाई। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग अगर अक्ष पर स्थित है तो आराम से बता देंगे, अगर अक्ष पर स्थित है तो आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये बिंदु और ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो बताइए दोनों के बीच की दूरी कितना है, क्या बोलोगे, कुछ नहीं, सिंपल 8 में से 5 घटा 3 इकाई पर, कोई दिक्कत। अच्छा यहां से बताइए, यहां से यहां की दूरी क्या होगा, यहां से यहां की दूरी बताइए कितना होगा, ये 7 पर है, ये 7 पर और ये पूरे 6 पर है, उल्टा मैंने कर दिया, उल्टा ले, चलो इसको कर दो 7, इसको कर दो 6। तो बताइए ये 7 पर है और ये कितना पर है, 6 पर। तो 7 से 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1, यानी ये कितना दूरी पर है। अगर ये दोनों बिंदु उल्टा वाई का मान 0, वाई का मान सॉरी एक्स का मान 0, वाई का मान 6 0, इस तरह से ये दोनों घटाओगे, 7 में 6 घटेगा, कितना होगा 1। समझ मारे बात, यानी कि कोई बिंदु अगर अक्ष पर स्थित है, समान अक्ष पर, समान अक्ष की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये बिंदु सेम अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, आराम से बिंदु बता देंगे, दूरी बता दोगे ना, और यहां के बीच की यहां भी बता दोगे। लेकिन यही दूरी तुमसे यहां से यहां पूछ लिया जाए तब, और यही दूरी तुमको यहां से यहां पूछ लिया जाए तब कैसे निकालेंगे भाई, तब तो समस्या है ना। अरे बाबा ये तो बड़ी समस्या है, कैसे निकालेंगे, आराम से ये मैं बताऊंगा, तुम यहां से थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। कैसे देखो, अरे भाई यहां से कितना दूरी है 8, और यहां से कितना दूरी है 7, यहां से यहां 8 हो गया, यहां से यहां 7 हो गया, तो क्या ये कर्ण तुमको नहीं दिख रहा है, ये कर्ण हो गया और ये समकोण त्रिभुज पूरा बन रहा है क्या, अरे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तुम कहोगे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहां पर, क्या दिक्कत, बिल्कुल लगा दोगे। यहां से 8 हो गया और यहां से 7 हो गया, इसको हल करके आ जाएगा ये दूरी, समझ में आया। सेम वही बात इसका भी आप निकाल सकते हो, इसी सूत्र से आराम से निकाल लोगे। लेकिन मैं भी ये नहीं समझा रहा हूं, निकालना नहीं है, अभी मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि दूरी सूत्र कैसे प्रयोग होगा आगे, समझ में आ रहा है बात।
तो आज के काम को विराम देने का टाइम आ गया है। दूरी सूत्र पे चर्चा तो नहीं हो पाया है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा फिर वापस। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट के काम को मैंने थोड़ा सा क्लियर किया, कल मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दूरी सूत्र को बनाऊंगा और तब उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे।